This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet which available for public. आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने ठगी और धोखाधड़ी की सारे हदें पार कर दी थी। अगर इसको सदी का सबसे बड़ा ठग भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और दोस्तों आपको भी ऐसा ही लगेगा कहानी सुनकर। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा कहानी की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीम। स्वागत है आप सबका रियल क्राइम स्टोरी चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लखनऊ के सेंट्रल जेल में एक कैदी लगभग 1.5 साल से कैद था। उसकी बीवी हर हफ्ते उसको खत लिखा करती थी और खत में अपनी परेशानी के बारे में बताया करती थी और ये सिलसिला कई हफ्ते से चल रहा था, लेकिन वो कैदी किसी भी खत का कोई जवाब नहीं दे रहा था। एक बार फिर उसकी बीवी ने खत भेजा और उसमें लिखा था कि घर में पैसे की बहुत दिक्कत है और खेत भी सूखी जा रही है, उसको जुतवाने के लिए पैसे भी नहीं है। जेल नियम के हिसाब से बाहर से जब भी कोई खत अंदर आता है या फिर अंदर से कोई भी खत बाहर जाता है तो उसको सबसे पहले पुलिस वाले उसको पढ़ते हैं ताकि उस खत के जरिए कैदी को भागने में कोई मदद न मिल जाए। इस बार जो खत आया तो पुलिस वाले ने पढ़ा और उस कैदी से बोला कि तुम्हारी बीवी कई दिनों से बार बार खत लिख रही है, लेकिन तुम उसका जवाब क्यों नहीं देते। तो कैदी ने कहा कि ठीक है साहब, इस बार मैं आपके कहने पर खत का जवाब जरूर दूंगा। फिर वो कैदी एक खत लिखता है और उस खत में लिखता है कि मैं कुछ ही दिनों में जेल से रिहा हो जाऊंगा, तुम चिंता मत करना और तुम एक काम करो, हमारा खेत है वहाँ जाकर तुम 1 फीट गड्ढा खोदो और जो मैंने पैसे छुपा कर रखे हैं तुम उसे तब तक काम चलाओ। जब ये खत कैदी ने लिख कर जेलर को दिया और जेलर खत को पढ़ा तो उसके कान खड़े हो गए, क्योंकि उस कैदी पर लूटपाट के आरोप थे। तो जेलर ने सोचा कि ये वही पैसे हैं जिसे इसने छुपा कर रखे हैं। पुलिस की एक टीम कैदी के गांव में जाती है और कुछ मजदूरों को लेकर उस खेत तक पहुंचती है और एक एक जगह पर खुदाई करती है। सुबह से शाम हो जाती है और वो पूरा खेत खोद डालते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सोना चांदी नहीं मिलते। पुलिस को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत थी। पुलिस वापस लौट जाती है। कुछ दिनों के बाद फिर उस औरत का खत आता है। जेलर उस खत को पढ़ता है और उस खत में लिखा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जेलर साहब, आपने मेरा पूरा खेत जोत डाला और इस बार की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। मेरे पास पैसे भी नहीं थे खेत जुतवाने को, तो आपका मेरे और मेरे परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये सब हुआ उस सातिर दिमाग कैदी की वजह से, और वो कैदी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर नटवर लाल था। ये कहानी आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी, लेकिन दोस्तों ये किस्सा या कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो नटवर लाल के सातिर दिमाग का तारुफ करवाती है। दोस्तों मैं आगे कहानी की तरफ बढ़ूं उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सुन पाएं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं मिस्टर नटवर लाल की पूरी कहानी। नटवर लाल का जन्म 1912 में सिवान जिले के जीरादेई में हुआ था। जीरादेई गांव एक और इंसान के लिए मशहूर है और वो थे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म भी जीरादेई गाँव में हुआ था। नटवर लाल का बचपन का नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था और छोटी सी ही उम्र से उसने अपने कारनामों की झलक दे दी थी। कोई बच्चा अच्छा गाता है, कोई अच्छा नाचता है, कोई खिलाड़ी बनकर नाम कमाता है, तो किसी के हाथ में ऐसा हुनर होता है जिसे सभी दाद देते हैं। लेकिन नटवर लाल एक हुनरमंद चोर था, ऐसा हुनरमंद कि जिसकी वो चोरी करता वो भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव की नटवर लाल बनने की शुरुआत उसके पड़ोस से ही हुई। हुआ ये कि जब वो छोटा था तो पढ़ने में काफी तेज था। एक बार मिथिलेश के पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी ने एक चेक देकर उसे बैंक से पैसे लाने को कहा। वो सिर्फ 10 रुपये का चेक था। उस चेक को देखकर मिथिलेश कुमार की आंखें चमक उठी। चेक में दस्तखत को उसने बड़े गौर से देखा। उसके बाद चेक लेकर बैंक जाने से पहले मिथिलेश कुमार ने दस्तखत की जमकर प्रैक्टिस की और फिर जाकर बैंक से पैसे निकाल कर पड़ोसी को दे दिया। लेकिन उसके बाद मिथिलेश ने अगले कुछ दिनों में करीब 10 बार बैंक से नकली दस्तखत से 1000 रुपये निकाल लिए। इसका पता जब पड़ोसी को लगा तो उन्होंने बैंक में तफ्तीश की तो पता चला कि नकली दस्तखत वाले चेक से उसी मिथिलेश ने पैसे निकाले हैं। मगर ये देखकर बैंक वाले भी ताज्जुब करने लगे कि असली और नकली दस्तखत एकदम हूबहू थे। पड़ोसी ने मिथिलेश के इस कारनामे की जानकारी उसके पिता को दी तो पिता ने मिथिलेश की जमकर पिटाई की, जिसे रूठ कर वो कलकत्ता चला गया, जो उस समय कलकत्ता कहलाता था। कलकत्ता में मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के खर्चे के लिए वही मिथिलेश ने एक कॉटन कारोबारी सेठ के यहाँ नौकरी कर ली। उसके तेज दिमाग
दिमाग की बदौलत कारोबारी ने अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उससे कह दिया। सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक रोज मिथिलेश ने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सेठ से कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन सेठ ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। सेठ का वो इनकार मिथिलेश को अखड़ गया। उसके बाद उसने उस सेठ को रुई की गांठ की खरीदारी में उस वक्त के 4.5 लाख रुपए की चपत लगाई और वहां से निकल भागा। यहाँ से मिथिलेश कुमार जमाने के लिए नटवर लाल हो गया। इसके बाद नटवर लाल ने वकालत की पढ़ाई की। कानून की पढ़ाई कर चुके नटवर लाल को कानून की बारीकियों का अच्छी तरह अंदाजा हो गया था, लिहाजा उसने कानून की उन्हीं कमजोरियों को अपना हथियार बनाया और बड़े बड़े नेताओं और बड़े नामचीन लोगों के नाम से सैकड़ों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि जराइम की दुनिया में जब नटवर लाल नया नया ही था, तभी उसने रेलवे के लोकशेड से कई टन स्टील की चादरों का सौदा करना चाहा, मगर कामयाब न हो सका और पकड़ा गया। एक और किस्सा बहुत मशहूर है नटवर लाल के कारनामों की। वो शायद ऐसा पहला ठग था जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम लेकर ऐसी ठगी की जिसे सुनकर राजीव गांधी ने भी माथा पकड़ लिया था। असल में उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, जबकि उनकी कैबिनेट में नारायण दत्त तिवारी वित्त मंत्री हुआ करते थे। नटवर लाल कनॉट प्लेस में एक मशहूर घड़ी की दुकान पर एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार से पहुंचा, जिस पर लाल बत्ती लगी हुई थी, और खुद का तारुफ नारायण दत्त तिवारी के पीए के तौर पर दिया। वहां दुकान के मालिक से नटवर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और उस बैठक में हिस्सा लेने वाले तमाम लोगों को एक एक घड़ी गिफ्ट के तौर पर देना चाहते हैं, लिहाजा सबसे बेहतर घड़ी दिखाओ। नटवर लाल ने दुकान की सबसे बेहतरीन घड़ी को सिलेक्ट किया और करीब 93 घड़ियों का ऑर्डर दे दिया। अगले रोज घड़ियों को ले जाने के वादे के साथ नटवर लाल उस रोज वहां से चला गया। अगले रोज वो 2 एम्बेसडर गाड़ियों के साथ आया और घड़ियों को लेने के साथ ही साथ वो दुकान के एक मैनेजर को अपने साथ ले गया और फिर नटवर लाल वहां से साउथ ब्लॉक जाता है। साउथ ब्लॉक में दफ्तर के भीतर जाकर थोड़ी देर बाद वो एक चेक लेकर लौटा, जिस पर 35,935 की रकम लिखी हुई थी। मैनेजर चेक लेकर वापस लौट जाता है। अगले रोज जब घड़ी की दुकान के मालिक ने चेक को बैंक में जमा किया तो पता चला कि वो चेक फर्जी है। दुकानदार को समझते देर नहीं लगी कि वो ठगी का शिकार हो गया। इत्तेफाक से दुकानदार ने नटवर लाल के किस्से भी सुन रखे थे। अजीब इत्तेफाक है कि जिस सिवान जिले से देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रिश्ता था, उसी सिवान से ही नटवर लाल का ताल्लुक था। एक बार नटवर लाल को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला जब वो एक दौरे पर सिवान गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात करने के साथ ही नटवर लाल ने अपना हुनर भी दिखाया था। नटवर लाल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दस्तखत हूबहू करके उन्हें भी चौंका दिया था। नटवर लाल एक बार भारत के राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने साफ साफ लिखा था कि अगर भारत सरकार उसकी मदद लेना चाहे और अगर सरकार उसका साथ दे तो वो देश का सारा कर्ज उतार सकता है। हालांकि उसकी इस चिट्ठी को कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया गया, मगर उसकी ये कारनामे भी उस वक्त की सबसे बड़ी बात मानी जाती थी। एक ये भी इत्तेफाक ही था कि सिवान जिले से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ट्रेन पकड़ी और सियासत के रास्ते होते हुए राष्ट्रपति भवन तक जा पहुंचे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, जबकि उसी सिवान से नटवर लाल ने भी ट्रेन पकड़ी थी और उसने अपनी चालाकी से राष्ट्रपति भवन को बेच दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये भी नटवर लाल के कारनामों में से एक है और वो भी उस वक्त के राष्ट्रपति के दस्तखत से। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि नटवर लाल ने सिर्फ फर्जी तरीके से राष्ट्रपति भवन ही नहीं बेचा, बल्कि संसद भवन को भी बेच डाला था, और वो भी उस संसद में मौजूद तमाम सांसदों के साथ। और दोस्तों, जिस वक्त नटवर लाल ने संसद भवन का सौदा किया था, उस वक्त संसद चल रही थी और उसने सदन में मौजूद तमाम सांसदों के मौजूदगी में संसद भवन का सौदा कर दिया था। सिर्फ संसद भवन और राष्ट्रपति भवन तक ही नटवर लाल की धोखाधड़ी सीमित नहीं थी, बल्कि उसने तो दिल्ली का लाल किला 2 बार और आगरा का ताजमहल 3 बार बेच दिया था। और नटवर लाल ने उस वक्त के देश के बड़े बड़े अमीर और अरबपति को भी ठगा था, जिसमें टाटा, बिरला या धीरू अंबानी जैसे लोग भी उसके शिकार के लिस्ट में शामिल हैं। असल में वो इन तमाम बड़े और नामी उद्योगपतियों से समाज सेवी के तौर पर मिलता, बातों का ऐसी चाशनी में उन्हें लपेटता कि मोटा चंदा देकर ही तमाम उद्योगपति उसे अपने यहाँ से जाने देते। नटवर लाल यानी मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव पर देश के 8 राज्यों में ठगी के करीब 100 मामलों में 100 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई थी। हालांकि नटवर लाल अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 9 बार ही पुलिस की गिरफ्त में आया, लेकिन 8 बार वो जेल से भागने में कामयाब भी हो गया था। एक किस्सा और दोस्तों नटवर लाल की बड़ी मशहूर
मशहूर है। किस्सा कानपुर की एक अदालत का है और बात 80 के दशक की है। जिस नटवर लाल के किस्से हम सब आंख नाक कान खोलकर सुनते हैं, वो उन दिनों कानपुर की जेल में बंद था और तारीख पर अदालत में पेश किया गया। उसके कारनामों की लंबी फहरिस्त देखने के बाद जज साहब ने उससे पूछ लिया कि ये सब क्यों करते हैं, तुम्हें मुजरिम बनना अच्छा लगता है क्या? नटवर लाल उस वक्त जज साहब की बात को सुनकर मुस्कुराया और बड़ी ही शालीनता और तमीज भरे लहजे में जज से कहा, माय लॉर्ड, क्या आपके पास 1 रुपये का नोट है? अगर है तो क्या आप उसे मुझे दे सकते हैं, अगर एतराज ना हो तो, और इसमें किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन ना आ रही हो तो। जज ने नटवर लाल की बात सुनी और अपने पर्स में से 1 रुपये का नोट निकालकर उसे थमा दिया। नटवर लाल ने वो नोट हाथ में लिया और फिर उसे जेब में रख लिया और नोट को जेब में रखते ही जज से कहा, हुजूर, बस मैं यही करता हूँ। मैं किसी से उसकी सुविधा के मुताबिक कुछ मांगता हूँ और वो अपनी सुविधा के हिसाब से मांगी हुई चीज हमें पकड़ा देता है और मैं उसे अपने पास रख लेता हूँ। बस इतने के लिए ही मुझे मुजरिम बना दिया जाता है। नटवर लाल के यह जवाब सुनकर न सिर्फ जज साहब मुस्कुराए बल्कि अदालत में मौजूद हर शख्स खिलखिलाकर हंस पड़ा। हालांकि जज ने उसको रिहा नहीं किया, लेकिन उसकी सजा में दी जा रही सख्ती को थोड़ा कम जरूर कर दिया। मगर जज साहब अपने फैसले में यह लिखना नहीं भूले कि मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव वाकई बेहद तेज दिमाग और हाजिर जवाब के साथ साथ बातचीत में माहिर भी है, इसलिए ये दूसरे अपराधियों के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नटवर लाल के आखिर दिनों की। नटवर लाल को जब आखिरी बार 24 जून 1996 में दिल्ली में देखा गया था, उस वक्त उसकी उम्र 84 साल की थी और उसने पुलिस वालों को चकमा देकर भाग गया था। ये किस्सा भी कम मशहूर नहीं है, तो चलो दोस्तों ये किस्सा भी आपको सुनाता हूँ। असल में कानपुर जेल में बंद हुए नटवर लाल को 3.5 साल गुजर चुके थे और फिर उसके पैर में कई दिनों से दर्द रहने लगा और वो बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहा था। पुलिस ने उसके पैरों का इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तब उसने जेल प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी कि उसको पैरों का इलाज अच्छे से अस्पताल में करवाया जाए। जेल प्रशासन ने उसकी यह बात मान ली और उसे इलाज के लिए दिल्ली भेज दिया। इलाज के बाद वो व्हील चेयर में बैठकर ही दिल्ली से कानपुर आ रहा था। उस वक्त उसके साथ 3 पुलिस वाले थे। ट्रेन का इंतजार करते हुए अचानक स्टेशन पर उसने एक पुलिस वाले से कहा कि मेरे सर बहुत दर्द दे रहा है, तो मुझे सिर दर्द की दवा ला कर दे दो। एक पुलिस वाला उसके लिए दवा लेने स्टेशन के बाहर चला गया। तब उसने दूसरे पुलिस वाले से चाय पिलाने को कहा। दूसरा पुलिस वाला चाय लेने चला गया। तब उसने तीसरे पुलिस वाले से वॉशरूम जाने के लिए कहा, तो पुलिस वाला नटवर लाल को लेकर वॉशरूम की तरफ चलने लगा। अचानक भीड़ में नटवर लाल ना जाने कहां भीड़ में गायब हो गया। पुलिस वाले ने पूरा स्टेशन छान मारा, लेकिन वो नहीं मिला। हैरानी की बात तो ये थी कि जो इंसान अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा था, वो कुछ देर में स्टेशन से गायब कैसे हो सकता है। असल में दोस्तों उसका चल ना पाना उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। नटवर लाल ने 3 साल पहले से ही भागने का इरादा कर लिया था, इसलिए उसने ना चलने का नाटक करना शुरू कर दिया और उसके इस नाटक को 3 साल तक पुलिस वाले भी पकड़ नहीं पाए और अपने सातिर दिमाग की वजह से नटवर लाल भागने में कामयाब भी हो गया और आखिरी बार नटवर लाल को दिल्ली के स्टेशन पर ही देखा गया था। उसके बाद नटवर लाल कहाँ गया किसी को मालूम नहीं चलता। कहा जाता है कि नटवर लाल 1996 में ही एक हादसे का शिकार हो गया था, जिसके बारे में नटवर लाल के भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने पुलिस को बताया था कि रांची में ही नटवर लाल का अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन पुलिस महकमा इस बात को आज तक मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुलिस भी नटवर लाल के सातिर दिमाग को जानती है। खैर दोस्तों, अगर नटवर लाल की मृत्यु भी हो गई होगी, लेकिन नटवर लाल के कारनामे और किस्से आज भी जिंदा है और इसे जो भी सुनता है वो हैरान हुए बिना नहीं रह पाता। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं नटवर लाल के बारे में, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे और भी आने वाली वीडियो आप मिस न कर पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए